हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं अपने 10th क्लास के भूगोल सब्जेक्ट की पहली किताब का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है हिमानी, पवन और समुद्री तरंगों के कार्य। इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से क्या देख रहे हैं? हिमानी के माध्यम से, पवन यानी कि हवाओं के माध्यम से और समुद्री तरंगों के माध्यम से किस किस प्रकार की स्थलाकृतियां हमें देखने को मिलती है। इसका एक भाग हम समझ चुके हैं, उसमें हमने देखा था कि हिमानी के माध्यम से किस प्रकार की स्थलाकृतियां हमें देखने को मिलती है। आज के इस भाग 2 में हमें समझना है कि समुद्री तरंगों के माध्यम से किस प्रकार की स्थलाकृतियां हमें देखने को मिलती है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं समुद्री तरंगों के माध्यम से किस प्रकार की स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। तरंग और धाराएं, सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। भाई, समुद्र का पानी जो है वो स्थिर नहीं है, वो लगातार मूव करता रहता है, आगे से पीछे लगातार मूव करता रहता है। उसका स्तर जो है वो ऊपर नीचे भी होता रहता है। साथ ही समुद्र में जब गहराई में जाओगे तो उसका पानी लगातार एक दिशा में मूव करता रहता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की तरफ, ध्रुवों की तरफ, और ध्रुवों से वापस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की तरफ मूव करता रहता है। तो इन्हीं को बोला जाता है तरंग और धाराएं। तटीय प्रक्रियाएं सर्वाधिक क्रियाशील है। तटों के आसपास जो समुद्र का पानी है वो लगातार क्रिया करता रहता है, वो सबसे ज्यादा क्रियाशील है और इसी कारण अत्यधिक विनाशकारी भी होता है और ये बहुत ज्यादा विनाश भी लाता है। हालांकि ये डे टू डे लाइफ में इतना ज्यादा विनाश नहीं करता है, लेकिन जब हम सुनते हैं न्यूज में चक्रवात या सुनामी, तो ये इन्हीं का एक विनाशकारी रूप है। तटों के किनारों पर अधिकतर परिवर्तन तरंगों द्वारा संपन्न होते हैं। तट के किनारे पर जो बदलाव होते हैं, जो स्थलाकृतियां हमें देखने को मिलती है, वो मुख्य रूप से तरंगों के माध्यम से होती है। समुद्री जल स्तर को स्थिर या फिर स्थायी मानते हुए तटीय स्थल रूपे के विकास को समझने के लिए तटों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। हालांकि समुद्र का स्तर जो है वो स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार को हम इसको स्थायी माने, लगभग सेम माने, तो हम समुद्र के तटों को दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से दो भाग है? एक तो है ऊंचे चट्टानी तट और दूसरे हैं नीचे या निम्न अवसादी तट। ये चट्टानी है, वो अवसादी है, ये ऊंचे है, ये निम्न है, और ये निम्न वाले समतल और मंद ढाल वाले हैं। ऊंचे चट्टानी तट को जलमग्न भी कह सकते हैं और निम्न समतल और मंद ढाल के अवसादी तट को हम उन्मग्न तट भी कह सकते हैं। तो यानी कि तटों को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, एक एक करके हम समझते हैं। पहला है ऊंचे चट्टानी तट। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तट रेखाएं अनियमित होती है तथा नदियां जलमग्न प्रतीत होती है। ये जो ऊंचे चट्टानी तट है, अगर उनके सहारे आप समुद्री रेखाओं को देखोगे तो वह अनियमित होगी, जिगजैग होगी। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तरंगे अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रहार करती है, जिससे पहाड़ी पार्श्व भंगु का आकार लेते हैं। अगर ऊंचे चट्टानी तट से तरंगे टकराती है तो नीचे वाले हिस्से को काटकर समुद्र के तटों के किनारे इस तरह का ऊंचा भाग बना देती है, जिसे हम बोलते हैं क्लिफ या समुद्री भृगु। क्लिफ या फिर समुद्री भृगु। तो यानी कि ऊंचे चट्टानी तटों का एक स्थल रूप हो जाएगा आपका समुद्री भृगु, या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है क्लिफ। तरंगों के स्थायी प्रवाह से भृगु शीघ्रता से पीछे हटते हैं। ये जो भृगु बन गए, ये क्लिफ बन गए, इनका और कटा होता जाएगा और ये पीछे की तरफ बढ़ते जाएंगे। समुद्री तरंगों के लगातार बहने से इनका और कटाव होता जाता है और ये पीछे की तरफ ढकेलते जाते हैं। तरंगे धीरे धीरे सागरीय किनारों की अनियमितताओं को कम कर देती हैं, क्योंकि तरंगों का बहाव लगातार चलता रहता है और जो हिस्सा अनियमित है उसको वो नियमित कर देती है, एक तरीके से उनको शेप दे देती है। समुद्री भृगु मतलब ये क्लिफ से गिरने वाला चट्टानी मलबा धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। चूंकि तरंगों के माध्यम से इनका कटाव होगा, तो इनसे जो छोटे छोटे टुकड़े कटेंगे वो मलबे के रूप में नीचे आते जाएंगे। तो समुद्री भृगु से गिरने वाला चट्टानी मलबा धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और लहरों के साथ घर्षित होता हुआ वो किनारों से दूर निक्षेपित यानी कि जमा हो जाता है। इन समुद्री भृगों से
कुल मिलाकर इन चट्टानी हिस्सों से तरंगों के माध्यम से जो चीजें टूटी है वो इस तरंगों के माध्यम से, इस पानी के माध्यम से ही अंदर चली जाती है और उनका जमाव या निक्षेपण हो जाता है। अब इन जमाव से अलग अलग प्रकार की आकृतियां देखने को मिलेगी, जैसे कि रोधिकाएं। रोधिकाएं जलमग्न आकृतियां हैं, मतलब पानी में डूब जाती है जाकर। ये जो मलबा गया है आगे और निक्षेपित हो जाएगा, लेकिन हमें दिखेगा नहीं क्योंकि पानी में डूबा हुआ होगा। तो रोधिकाएं जलमग्न आकृतियां हैं, और जब रोधिकाएं जल के ऊपर दिखाई देने लगे तो उन्हें हम रोध कहते हैं। तो रोधिकाएं समुद्र के अंदर होती है, लेकिन वो जलमग्न होती है, दिखती नहीं है। और अगर दिखने लग जाए, ये जो मलबा है वो दिखने लग जाए, तो उसे हम रोध कहते हैं। ऐसी रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा हो तो इसे स्पिष्ट कहा जाता है। और ऐसी रोधिकाएं, ऐसा जलमग्न हिस्सा या फिर दिखने भी लग जाए लेकिन वो किनारे से जुड़ा हुआ हो, किनारे से जुड़ता हुआ दिखे हमें, तो उसे बोला जाता है स्पिट। आगे बढ़ते हैं। जब रोधिका और स्पिट किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होकर इसके मार्ग को अवरोध कर देते हैं तब लैगून बनते हैं। जब ये रोधिका जो है, रोधिका मतलब मलबे का वो हिस्सा जो समुद्र के अंदर चला गया है। अब रोधिका और रोध में इतना सा ही डिफरेंस है कि रोधिका जलमग्न है और रोध दिखने लगती है। तो अब कंफ्यूज नहीं होना, यही रोध है, यही रोधिका है। और ये जो रोधिका और स्पिट, स्पिट मतलब खाड़ी से जुड़ा हुआ हिस्सा, इस तरीके से यदि बन जाए तो बीच में ये जो पानी आ गया है उसे हम बोलेंगे लैगून। कालांतर में लैगून स्थल से बहाए गए तलछट से भर जाता है और तटीय मैदान की रचना होती है। अब धीरे धीरे इसमें पानी आएगा, मैदानी हिस्सों से जो मलबा आएगा वो भी इसमें जमा होता जाएगा और धीरे धीरे ये मैदानी रूप बनता जाएगा। आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रकार के तट को देखते हैं, वो है निम्न अवसादी तट। वो था उच्च चट्टानी तट, ये है निम्न अवसादी तट। निम्न अवसादी तटों के सहारे नदियां तटीय मैदान एवं डेल्टा बनाकर अपनी लंबाई बढ़ा लेती है। ये जो निम्न अवसादी तट है, इसके नाम में ही अवसादी आ गया है, मतलब यहां पर जमाव होगा। नदियां अपने साथ लाए गए मलबों को यहां जमा कर देती है और यहां पर डेल्टा बनाती है। साथ ही यहां पर तटीय मैदान, तटीय मैदान मतलब तट के किनारे पर बनने वाले मैदान जो कि मलबों के जमने से बनते हैं, वो तटीय मैदान कहलाते हैं। और डेल्टा, ये नदियों का जमाव डेल्टा कहलाता है। तो निम्न अवसादी तटों पर मुख्य रूप से ये चीजें बनती है। इनका ढाल इतना ज्यादा नहीं होता है, मंद होता है, धीरे ढाल होता है। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियों की बहुतायत होती है। निक्षेपित मतलब जमा होने की वजह से। तो इस तट पर आपको मुख्य रूप से ऐसी स्थलाकृतियां देखने को मिलेगी जो कि निक्षेपित पदार्थों से बनी है, मतलब यहां पर चीजों का जमाव होता है। जब मंद ढल वाले अवसादी तटों पर तरंगे अवनमित होती है, टकराती है, तो तल के अवसाद परिवहन से अवरोधिकाएं, लैगून एवं स्पिट बनते हैं। इस तट पर अवसाद होगा, मलबा होगा। जब तरंगे आएगी, इन मलबों को लेके जाएगी, तो यहां पर भी हमें अवरोधिकाएं, लैगून, स्पिट ऐसे बनते हुए देखने को मिलेंगे। लैगून कालांतर में मतलब आगे जाकर, लैगून कालांतर में दलदल में परिवर्तित हो जाते हैं जो कि बाद में तटीय मैदान बनते हैं। तो ये जो लैगून बने हैं, लैगून में दलदल आता जाएगा, मलबा आता जाएगा और धीरे धीरे ये ही तटीय मैदानों में बन जाते हैं। अवसादों के अलावा तूफान और सुनामी लहरें भी इनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन लाती है। तूफानों के माध्यम से, सुनामी लहरों के माध्यम से भी इन तटों पर बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। अब एक एक करके देखते हैं कि इन दोनों तटों पर अपर्दित स्थल रूप कौन से हैं और निक्षेपित स्थल रूप कौन से हैं। अपर्दित स्थल रूप मतलब कटाव की वजह से बनने वाले, और निक्षेपित मतलब जमाव की वजह से बनने वाले। तो ऐसे तट जहां पर अपर्दन प्रमुख प्रक्रिया है, कटाव प्रमुख प्रक्रिया है, वहां प्राय दो प्रकार की आकृतियां देखने को मिलेगी। एक तो तरंग घर्षित भृगु और दूसरी वेदिका है। तो जहां पर अपर्दन प्रमुख प्रक्रिया है, कटाव प्रमुख प्रक्रिया है, वहां पर आपको मुख्य रूप से दो प्रकार की स्थलाकृतियां, एक है तरंग घर्षित भृगु और एक वेदिका, ये दोनों मिलेगी। लगभग सभी समुद्री भृगु की ढाल तीव्र होती है। हमने देखा था कि समुद्री भृगु, क्लिफ, समुद्र के किनारे खड़े चट्टानी हिस्से, उनका जो ढाल होगा वो बहुत तेज होगा।
इनकी तलहटी पर एक मंद ढाल वाला या समतल प्लेटफॉर्म होता है। इनका जो तलहटी होती है, नीचे वाला हिस्सा जो होता है, वहां पर एक मंद ढाल वाला समतल प्लेटफॉर्म मिलता है, जो कि समुद्री भृगु से प्राप्त चट्टाने मलबे से ढका होता है। इस समुद्री भृगु के कटने से जो चीजें मलबे के रूप में बदल गई है, ये मलबा कहा जाता है, इस समुद्री भृगु के किनारे पर जो समतल प्लेटफॉर्म है वहां जाकर ये जमा हो जाता है। अगर ये प्लेटफॉर्म तरंग की औसत ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं तो इन्हें तरंग घर्षित वेदिकाएं कहा जाता है। और ये जो प्लेटफॉर्म है जहां पर भृगु से टूटा हुआ मलबा आके जमा होने लगता है, यदि उनकी ऊंचाई तरंगों की ऊंचाई से ज्यादा है तो उन्हें बोला जाता है तरंग घर्षित वेदिकाएं। भृगु की कठोर चट्टानों से जब तरंगे टकराती है तो भृगु के आधार पर रिक्त स्थान बना देती है, खाली कर देती है और इसे गहराई तक खोखला कर देती है, जिसे हम कहते हैं समुद्री कंदराएं। कंदराएं मतलब गुफाएं। जब समुद्री भृगु का नीचे वाला आधार वाला हिस्सा समुद्री तरंगों के माध्यम से कट जाता है, यहां पर खाली हिस्सा बन जाता है, तो उसे बोला जाता है समुद्री कंदराएं या समुद्री गुफाएं। चट्टानों के कुछ अवशेष, कुछ भाग तटों पर अलग अलग छूट जाते हैं। अलग अलग प्रतिरोधी चट्टानें जो कभी भृगु के भाग थे वो समुद्री स्टैक कहलाते हैं। कुछ चट्टानों का कटाव नहीं होता है, वो अकेले खड़ी रहती है, उन्हें बोला जाता है स्टैक। ये प्रतिरोधी चट्टानें हैं। ये था अपर्दित स्थल रूप। अब देखते हैं निक्षेपित स्थल रूप कौन सा है। इसमें पहला आता है पुलीन, जिसे हम आम भाषा में बीच बोल देते हैं। सागरीय तट के सहारे, तट के किनारे मलबों के निक्षेप से बने स्थल रूप को पुलीन कहते हैं। तो ये समुद्र के तट पर होते हैं बीच, और ये मलबों के जमाव की वजह से बनते हैं बीच। पुलीन का निर्माण उच्च ज्वारतल और निम्न ज्वारतलों के बीच वाले स्थानों में होता है। आपने नाम सुना होगा ज्वार भाटा। इस समुद्र का जो पानी है वो नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर होता है, 2 बार नीचे होता है। मुख्य रूप से ये चंद्रमा के आकर्षण बल, सूर्य के आकर्षण बल की वजह से होता है। तो जब पानी अपने उच्च लेवल में होता है और पानी जब निम्न लेवल में होता है, इन दोनों लेवल के बीच में बनता है कौन? पुलीन, या जिसे हम कहते हैं बीच। पुलीन के ठीक पीछे पुलीन तल से उठाई गई रेत टिब्बे या ड्यून्स के रूप में निक्षेपित यानी कि जमा होती है। इस बीच के, इस पुलीन के जस्ट पीछे रेत के बड़े बड़े ऐसे टिब्बे बन जाते हैं, हिस्से बन जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं रेत के टिब्बे, या जिन्हें आम भाषा में बोला जाता है ड्यून्स। ये रोधिका, रोध और स्पीड क्या होते हैं एक बार हमने देख लिया था, वापस समझ लेते हैं। समुद्री अपतट मतलब कि तट को छोड़कर आप समुद्र की तरफ जा रहे हो, तो समुद्री अपतट पर तट के समानांतर पाई जाने वाली रेत की कटक को अपतट रोधिका कहते हैं। अपतट से दूर जाओगे और इस तट के समानांतर आपको रेत की कुछ हिस्से जमे हुए देखने को मिलेंगे, जमाव देखने को मिलेगा, उसे हम बोलेंगे अपतट रोधिका। ऐसी अपतट रोधिका जो कि रेत के अधिक निक्षेपण से ऊपर दिखाई पड़े तो उसे हम रोध सेविका बोलते हैं। रोध के बारे में हमने देखा था कि अगर ये जो अपर्दन हुआ है, जो मलबा है, वो समुद्र के अंदर चला जाए, दिखे नहीं तो उसे रोधिका बोलते हैं, लेकिन दिख जाए तो उसे हम रोध बोलते हैं। यहां पर रोध सेविका बोला गया है। अपतटीय रोध व रोधिकाएं खाड़ी के प्रवेश या नदियों के मुहानों पर बनती है। कई बार इन रोधिकाओं का एक हिस्सा खाड़ी से जुड़ जाता है, जिसे हम स्पिट कहते हैं। अगर रोध या रोधिकाओं का एक हिस्सा खाड़ी से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम बोलते हैं स्पिट। यानी कि तीनों एक ही चीज है, एक दिखती नहीं है, एक दिखती है, और एक खाड़ी से जुड़ी हुई होती है। ये रोधिकाएं, रोध और स्पिट धीरे धीरे खाड़ी के मुख पर बढ़ते रहते हैं, जिससे खाड़ी का समुद्र में खुलने वाला द्वार तंग हो जाता है और कालांतर समय के साथ खाड़ी एक लैगून में परिवर्तित हो जाती है। रोधिकाएं या रोध हो गई है, ये आपका स्पिट हो गया, ये आपका स्पिट हो गया है। इस तरीके से ये हिस्सा जो बन गया है उसे हम कहते हैं लैगून। तो आज की क्लास में हमने समझा मुख्य रूप से तरंगों के माध्यम से समुद्र के तटों पर किस प्रकार की स्थलाकृति हमें देखने को मिलती है। आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें समझी है उसको आज ही रिवाइज करना है, ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।